अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, एहतसाब के भंवर में फंसी ऑपोजिशन की कश्ती को ऐसा लग रहा है कि शायद कोई किनारा मिलने को है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की जानिब से एक 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसे नैब कवानीन में तरमीम के लिए एक टास्क सौंपा गया है। कहने को तो ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए ही सियासी कशीदगी खत्म करने के लिए एक सुनहरी मौका है, लेकिन क्या ये दोनों ही 1 पॉइंट एजेंडे पर पहुंच पाएंगी, ये एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ आज हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा की 3 छुट्टियों का फैसला सामने आया, जुम्मा, हफ्ता और इतवार की सूरत में। गो कि ये भी हतमी ऐलान नहीं है हुकूमत की तरफ से, लेकिन पीर का रोज जो कि ईद का तीसरा रोज होगा, उस दिन मुलाजिमीन का, ख्वाह वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट अदारों में काम करने वाले, उनके लिए उस दिन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हुकूमत का ये फैसला कितना बेहतरीन है, इस पर हम अपने पैनल से उनकी राय ले लेते हैं कि आवाम को क्या तीसरे रोज किसी मुश्किलात से दो चार होना पड़ सकता है। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब के बयान के हवाले से, जो कि एक ताज़ा बयान इस हवाले से है जिसमें वो कहते हैं कि पायलट्स हो या उनके सहूलतकार, न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि मौतली के बाद उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में इससे मुताल्लिक की गुफ्तगू कर चुके हैं कि जो हजीमत आलमी सतह पर पाकिस्तान को वजीर साहब के बयान की वजह से उठाना पड़ी, क्या उनकी खिलाफ भी कार्रवाई का मयार यही होना चाहिए? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार नासिर बेग चौथाई साहब भी, एंकर पर्सन और तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब, आप भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, और तज्जियाकार रज़ा रोमी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। रज़ा रोमी साहब, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौमी एहतसाब ब्यूरो के हवाले से कि जिस पर कवानीन पर मुशावरत के लिए एक कमेटी जो है वो तश्कील दी जा रही है। 24 रुकनी ये कमेटी है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान शामिल होंगे। ताहम इस कमेटी के लिए जो नुमाइंदगी सौंपी गई है वो नुमाइंदगी जो है शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं। लेकिन सवाल हमारा फिर भी यहीं पर आकर रुकता है कि पार्लियामेंट एहतसाब का गैर मुतनाज़े कानून लाने कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे। नासिर बेग चौथाई साहब, ये जो नए कवानीन लाने के हवाले से बात की जा रही है, आप समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है और अरकान पार्लियामेंट जो है वो एहतसाब का गैर मुतनाज़े कानून लाने में किसी 1 पॉइंट एजेंडे पर पहुंच पाएंगे? हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर अदियत अच्छी हो और दुरुस्त में काम किया जाए, तो ख्वाहिश दोनों तरफ है, ख्वाहिश दोनों तरफ है कि नैब को कट्टो साइज किया जाए, उसके पर काटे जाएं, क्योंकि ख़तरा पीटीआई को भी है। ख़तरा पीटीआई को ये है कि आने वाले वक्त में कहीं वीडियो के असरात गायब नहीं और मुकदमात उस तरफ भी शुरू हो जाएँ। जो एक साल पहले कहा था नैब के चेयरमैन ने कि अगर मैं चाहूँ तो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम कर सकता हूँ, लेकिन हुकूमत गिर जाएगी। और फिर उन्हें ये भी ख़तरा था कि एक वज़ीर ऐसे हैं कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो उनकी सेहत बहुत ख़राब है, खुदा न ख्वास्ता कुछ हो ना जाए उनको। अच्छा, इतना प्यार कि कुछ हो ना जाए किसी वज़ीर को, वो किसी और को नहीं दिखाते। उस वक्त भी प्यार झलक रहा था उनकी बातों में, और आजकल भी प्यार झलक रहा है। कभी यूसुफ बेग मिर्ज़ा पकड़ रहे हैं गिलानी साहब के केस में, कभी किसी और को पकड़ रहे हैं, और कभी मीर शकील रहमान को बगैर मुकदमे के रखा हुआ है, बगैर FIR के रखा हुआ है। तो ये उनका प्यार है। लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि पीटीआई को भी अंदाज़ा हो गया है कि आने वाला वक्त अगर कोई मसला हुआ तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मालम जब्बा है, उसके अलावा BRT है, बहुत तारीख़ी, ताजमहल बन रहा है वो तो खैर, शाहजहाँ ने भी क्या काम किया होगा जो वहाँ काम हो रहा है। उसके अलावा दर्जनों मामला आते हैं, दर्जनों, अब गिनती भी नहीं गिनी जाती। तो एक ऐसी कमीशन कायम किया जाए जो वाक़तन गैर जानिबदार हो, अगर हो सके तो। मखदूम शाह महमूद का तकर्रुर इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैसला है कि उनके सियासी बयानात और गैर सियासी बयानात बहुत कम हैं। वो सिर्फ़ अपने ट्विटर पर कश्मीर के बारे में बात करते रहते हैं कि वहाँ दुश्मन बेनकाब हो गया, हिंदुस्तान बेनकाब हो गया, न वज़ारत ख़ारजा देखते हैं वो, न कुछ और देखते हैं, अब ट्विटर पे अपना काम करते हैं। कभी कभी कोरोना हो जाता है, कभी उस पर चले जाते हैं, मसरूफ़ रहते हैं बहुत ज़्यादा वो। तो इसमें वो टाइम दे पाएंगे और यहाँ बोल पाएंगे, जिस तरह वो बोलते हैं यहाँ बोल भी पाएंगे। फिर जाहिर है अपोजिशन की तरफ से कॉल लोग आते हैं,
वो देखना है, सरकार किसको मुंतखब करती है वो देखना है, 24 उकटी कमेटी है। और मैं अच्छी तवक्को रखता हूँ, रखता हूँ कि नीयत अगर दुरुस्त है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई कजी नहीं है, तो फिर शायद ये अच्छा कमीशन कायम हो सके और तगड़ा बन जाए। सही। नज़ीर अकारी साहब, ये 24 रुकनी कमेटी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, PMLN है, PPP है, तो खासे बड़े नाम हैं। अगर हम अपोजिशन के हवाले से भी बात करें तो सुनहरी मौका तो ये है ही, लेकिन एक गैर मुतनाज़िर कानून लाने में आपको ये लोग कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं? लेकिन कामयाब होना चाहिए। जैसे नासिर बेग साहब कह रहे हैं, उन्होंने स्टैश का इज़हार किया, हम भी स्टैश का इज़हार कर रहे हैं, मगर ये इसके लिए नहीं हो कि जो चोरी है या कौमी खजाने पर पड़ने वाले डाके हैं उनकी जो है वो उन पर लेपा पोती की जाए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये कि एक हकीकी एहतसाब, कोई मयारी एहतसाब जो इंतकाम से मावरा हो और इंतकाम से पाक हो, उसको सिस्टम को लाना चाहिए। मैं कहता हूँ उससे पहले एक और चीज का भी होना चाहिए, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, एक कमीशन बनाया जाना चाहिए जो हिसाब किताब लगाए कि मुल्क को किसने कैसे नुकसान पहुंचाया है आप आज तक, हमारे दरिया कैसे बेचे गए, हमारा मुल्क कैसे तोड़ा गया, हमारी मुसल्लमात जो थी उनको कैसे तबाह किया गया, हमारे किस तरह से इदारा जाती दंगल होते रहे हैं, किस तरह से मुल्क के अंदर गैर आईनी तौर पर आइन को एब्रोगेट किया गया, आइन को पामाल किया गया और आइन को एबाइंस में रखा गया। इन तमाम चीजों पर भी एक कमीशन बनना चाहिए और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अगर नीयत अच्छी हो और अगर नीयत ये ना हो कि हमने बच जाना है और हमें अपना फरार का रास्ता तलाश करना है और हम फरार के रास्ते से भाग जाना है, तो फिर हमें देखना ये होगा कि क्या नेक नियति से ये अमल होता है या नहीं होता है, एक क्रॉस द बोर्ड। और इस बात का दायरा कार कि तमाम इदारों को सिर्फ ये ना हो कि अरकान पार्लियामेंट जो मुंतखब होकर आते हैं सिर्फ उन्हीं का वो होगा, उन्हीं का एहतसाब होगा, बल्कि एहतसाब क्रॉस द बोर्ड हो और तमाम इदारों, महकमों, सर्विसेज, मुलाजमतों, तमाम चीजों का एहतसाब होना चाहिए, एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। सही, आप कह रहे हैं कि एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए, लेकिन डिपेंड ये करता है कि नियतों पर मुनहसर करता है कि क्या वाकई ये एहतसाब के लिए तैयार है। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, आप मुझे मैं आपको बताता हूं। जी इफ्तिखार साहब, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब, तीनों बड़ी जमातें, ऑपोजिशन की भी और हुकूमत में बैठी हुई भी, लग रहा है आपको एक गैर मुतनाज़े कानून लाने में ये सब कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर ये तीनों के तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता दें कि किस किस्म के कवानीन वो लाना चाहते हैं और मौजूदा जो नैब का लॉ है इसमें कौन सी ऐसी क्लॉजेज हैं जिनको तब्दील कर दिया जाए, तो एक ऐसा कानून बन सकता है जो सबके लिए काबिल कबूल हो। तीनों पॉलिटिकल पार्टी को अपना अपना मसौदा जो है अवाम के सामने रखना चाहिए, क्योंकि एक बात जो 18वीं तरमीम में हमारे सामने बात आई वो ये थी कि 18वीं तरमीम में कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया इवन पार्लियामेंट को भी, और पेश कर दी गई और फौरी तौर पे मंजूर करवा ली गई और इस पर कोई डिबेट नहीं हुई पार्लियामेंट से बाहर भी। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि हमें पार्लियामेंट से बाहर इस पर डिबेट कर लेनी चाहिए। क्या बुरी बात है अगर ये डिबेट ना हो, और ये फिर ज़ेन भी पता लग जाएगा इन तीनों सियासी जमातों का कि किस हद तक ये ईमानदारी के साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। सारा का सारा नैब ऑर्डिनेंस नहीं खराब है, सारा का सारा कानून कभी भी खराब नहीं होता। इसके कुछ क्लॉजेज ऐसी होती हैं जिसको मिस यूज किया जाता है और उनको मिस यूज करके फिर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है, लोगों को जलील किया जाता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है कि लोगों की जो इज्जत है उसको मलियामेट कर दिया जाता है, इज्जत नफ्स को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि सारा का सारा ही ए टू लेके जी तक इसको चेंज करने की जरूरत है। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज आगे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने अपने मसौदे पेश करें, लेट द नेशनल डिबेट टेक प्लेस ऑन दैट एंड दैट इज द वे लेफ्ट। ताकि अगर अंदर ये तय नहीं कर पाते तो हमें पता तो लगेगा ना कि कौन क्या कह रहा था, जी। किन पॉइंट्स पर इनका इख्तिलाफ राय हो गया होगा, किन पॉइंट्स की बिना पर ये ज्वाइंट नहीं बना पाए होंगे। तो अगर हम अवाम किसी काबिल हैं
और हम स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के, अदर देन दीज पीपल, तो वी हैव अ राइट टू नो कि ये चाहते क्या तीनों के तीनों। सही। जनरल साहब, एक अहम पॉइंट ऐड किया यहाँ पे इफ्तिखार साहब ने कि नेशनल डिबेट का छिड़ना इस मामले पर बहुत जरूरी है और अवाम चूंकि स्टेक होल्डर हैं इस रियासत के हवाले से, उन्हें भी मालूम होना चाहिए। यकीनी तौर पर मुस्बत पेशरफ्त भी इस सिलसिले में सामने आ सकती है, लेकिन गैर मुतनाज़े कानून लाने में कामयाब हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप कह रही हैं इफ्तिखार साहब ने आम पॉइंट दिया, ये आम नहीं, ये गोल्डन है। आवाम से बेहतर नीयतों के ऊपर कोई फैसला नहीं कर सकता। एमडीसी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लगारी साहब ने भी कहा कि असल चीज ये है कि खलूस नीयत होना चाहिए कि आप मुल्क को निजात देना चाहते हैं करप्शन से या अपनी जात बचाना चाहते हैं। तो एक फर्क है जो कि आपने अपनी जात और मुल्क के दरमियान देखना है, और उसमें मेरा ख्याल है कि जो इफ्तिखार भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि कल को हमें पता ही ना चले कि ये पार्लियामेंट में किसने क्या कहा और आपस में मिल मिला के कोई कानून नया बन गया और फिर उस पर बाद में पब्लिक उंगलियां उठाती रहे। मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल पता लगना चाहिए कि किस पार्टी की क्या राय है, क्या तब्दीलियां वो लाना चाहते हैं, ताकि उनके मकासद वाजे हों। एक चीज तो हम सबको पता है, वाजे है कि करप्शन हुई है, जायदादें बाहर ऐसे नहीं बनी, आपके लोगों के स्विट्जरलैंड में अकाउंट्स ऐसे नहीं भरे गए, ये जो ऑफशोर कंपनियां हैं वो ऐसे नहीं बनी, ये माल जायज के साथ साथ नाजायज भी बहुत कमाया गया है और हमें सबको इसका अंदाजा है। सैकड़ों के हिसाब से फेक अकाउंट्स खुल रहे हैं, सैकड़ों के हिसाब से आप देख लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के आपके पास शवाहिद आ रहे हैं, लेकिन वो अलग किस्सा है कि जब आप उनको प्रूव करना चाहें तो वो नहीं होता। उसकी जो बहुत बड़ी वजह है जो 10-12 साल में हुआ है वो ये है कि आपके अदारे हुए हैं पोलिटिसाइज। आपने पॉलिटिकल अपनी एफिलिएशंस की बुनियाद पे लोगों की प्लेसिंग की है, उसका नतीजा हम सिर्फ पुलिस को रोते रहे कि जनाब पुलिस ही पोलिटिसाइज्ड है, इसलिए ये कराची में ये दुश्वारी आ रही है, फलां जगह ये आ रही है। नहीं, आपकी FIA भी पोलिटिसाइज्ड है, आपके नैब में भी। अब नैब में चेयरमैन 2 पार्टियां यानी एक ऑपोजिशन और गवर्नमेंट पार्टी ने मिलकर लगाया, ये PTI ने नहीं लगाया या किसी, ये उन पार्टियों को जो आज कह रही है कि जनाब नैब को खत्म कर दिया जाए, उन पार्टियों ने लगाया। और चेयरमैन लगाने के बाद 100% उसकी समझ है कि वो उसमें नैब में किसको जॉब देता है, डालता है। यहां हुकूमत बैठ के नैब के अंदर एक भी आदमी अपनी मर्जी से न भर्ती करा सकती है न निकाल सकती है। सिर्फ आप अगर अपनी मर्जी का चेयरमैन लगा रहे हैं तो आप बेशक 200 आदमी उसमें अपनी मर्जी के लगवा लें उसके जरिए, क्योंकि वो चेयरमैन के साथ पहले बातचीत हो जाती है कि जनाब आपको लगाएंगे, ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त आपके लिए जॉब हमने तैयार किया, लेकिन आपसे हमने ये खिदमत लेनी, तो वो सारा काम उसके जरिए होता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि ये जो नैब है, ये आज नैब एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने माल बनाया था। ये उनकी खिदमत आज कर रहा है, ये हुकूमत का साथ नहीं दे रहा। केस खुल रहे हैं, आप इन केसेस में से फारिग होंगे नैब के प्रोसेस के जरिए, साबित नहीं होंगे क्योंकि इंक्वायरियां कमजोर होंगी, रेफरेंस कमजोर होंगे। एक घामड़ किस्म का गूंगा वकील खड़ा किया जाएगा वहां पे प्रोसिक्यूशन के लिए, जो जवाब नहीं दे सकेगा किसी चीज का, और आप बाहर निकल के खा पी के पैसा सारा खा के हमारे सर पे नाचते फिरेंगे कि जी देखें हम तो बेगुनाह थे, हम तो अदालत से छूट के आए हैं। तो लग रहा है आपको कि लेकर आएंगे गैर मुतनाज़े कानून? देखिए, जो प्रोसेस, जो तरीकाकार बताया है इफ्तिखार साहब ने, वो होगा तो कानून ठीक आ जाएगा। वरना मैं तवक्को नहीं करता कि अगर पार्लियामेंट की दीवारों के अंदर बैठ के कोई बनाएंगे कानून तो वो मुतनाज़ा नहीं होगा, वो मुतनाज़ा होगा, हर हालत में होगा। उसका एक ही तरीका है कि पब्लिक में लाया जाए ताकि चेहरे बेनकाब हों, पता लगे कौन क्या चाह रहा है, तो फिर आप कर सकते। रज़ा रूमी साहब, देखिए, पहली तो ये बात है कि जो नैब का कानून है और उसकी जो फंक्शनिंग है उसको बदलना अशद ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम अक्सर इसी प्लेटफॉर्म से बात करते हैं कि नैब की साख जो है वो किस हद तक जो है मुतासर हो चुकी है, और अब तो उसके ऊपर आला अदालत जो है, अदालत उज़्मा पाकिस्तान की, उसने भी बहुत ही संगीन किस्म के सवालात उठा दिए। और पहली बार नहीं, इससे कबल भी साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो भी इस तरह की बातें कह चुके हैं ओपन कोर्ट में। जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस थे, जस्टिस खोसा,
वो भी इसकी अकाउंटेबिलिटी का जो तरीकाकार है उसके ऊपर एतराज़ कर चुके हैं। तो ये तो एक अर्जेंट मसला है बिल्कुल, क्योंकि अभी तो एहतसाब जो है वो तकरीबन एक मजाक बन चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तीनों पार्टीज जो हैं, बड़ी पार्टीज जो हैं, वो मुत्तफिक होंगी कुछ तरमीम पर? क्या उनके दरमियान इत्तफाक राय आ सकेगा? क्योंकि हुकूमत वक्त जो होती है उसके लिए हमेशा नैब एक कारआमद चीज़ होती है अपने मुखालिफिन को ठीक करने के लिए। और क्या पीटीआई में इतनी दूरअंदेशी है कि वो, जैसे कि एनबीसी कह रहे थे कि वो उनको अपने भी मुस्तकबिल की फिक्र लाहक होगी, बीआरटी और मालम जब्बा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो अब निकल रही, आटा चीनी स्कैंडल वगैरह वगैरह। तो अब ये तो देखने वाली बात है कि क्या वाकई में पीटीआई इतनी दूरअंदेशी का मुजाहरा करेगी कि वो देखेगी कि शायद कल को उसके गले ना पड़ जाए आफत, तो बेहतर है कि कुछ इसमें कानून में तरमीम कर लें। तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल से एक और इसका जो पहलू है, अहम पहलू ये है, और वो ये है कि अगर तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो अपना टर्म पूरा करें और स्मूथली करें, तो उनको कोई ना कोई इत्तेफाक राय जो है मुल्क में एक रिकन्सिलिएशन की कैफियत पैदा करनी होगी, अफाम तफहीम की। क्योंकि इस तरह की पोलराइजेशन जो होती है वो कुछ देर तो चलती है और वो जारी बात है हमारे मीडिया की और अखबारों की सुर्खियों की ज़ीनत बनती है, जलसे चलूसों की को जला देती है, मगर उससे हुकूमतें नहीं चलती और उससे निज़ाम जो है वो नहीं चलता। 1990 की दिहाई में हमने यही देखा था कि हर बार हुकूमत और अपोजिशन की पोलराइजेशन जो होती थी वो सिस्टम को क्रैश करवा देती थी। और ये एक ऐन मुमकिन है कि अगर इसी तरह की महाजराई की कैफियत रहेगी और नैब का इस्तेमाल किया जाता रहेगा सियासी मुखालिफ के लिए, तो फिर ये यहाँ भी एक सिस्टेमिक क्रैश मुमकिन है। इसी वजह से मेरे ख्याल से तमाम फरीकैन को अब ये करना चाहिए, और जैसे कि इफ्तिखार साहब ने कहा, बिल्कुल उसकी बाकायदा ओपन डिबेट होनी चाहिए, और जो उसके हिस्से हैं जिनमें कि बहुत ज्यादा गुंजाइश भी है ठीक करने की। अब इस कानून को भी बने हुए 20-21 साल हो गए हैं, इसके ऊपर कई आला अदालतों के फैसले हैं जहां पर नैब सही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को भी एक मौका मिल गया है खुद पर से ये दाग, ये धब्बा हटाने का, कि ये सब कुछ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए किया जा रहा है। सुनहरी मौका है जैसे कि आप सभी ने कहा, लेकिन बेहतर ये होगा कि अवाम को एतमाद में लेकर कवानीन में तरमीम मंजरेआम पर लाए जाए, बजाय इसके कि पार्लियामेंट की चारदीवारी के अंदर रहते हुए इस किस्म के कवानीन बनाए जाएं। लेकिन ये सब हुकूमत और ऑपोजिशन की नीयत पर मुनहसर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस फैसले की जो कि हुकूमत की तरफ से किया गया है ईद उल अजहा की छुट्टियों के मामले पर। गो के ये भी हतमी फैसला नहीं है, लेकिन कहा गया है कि जो 3 छुट्टियां दी जा रही हैं वो जुम्मे को होगी, हफ्ते को होगी और इतवार के रोज होगी। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि इन दोनों का इंतखाब हमने इसलिए किया ताकि अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से रोका जा सके, गैदरिंग को कम से कम रखा जा सके कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र, ताकि हम किसी न किसी किस्म के भी खतरे को काबू करने की पोजीशन में रहें। लेकिन सवाल हमारा यहाँ पर यह कि ईद उल अज़हा पर सिर्फ 3 छुट्टियां देने का फैसला क्या दुरुस्त है? नासिर चुगताई साहब, पॉइंट कुछ इस तरह से है कि ईद का तीसरा रोज एक ऐसा रोज होता है कि जब अक्सर औकात लोगों को कसाई नहीं मिल रहे होते, या जिन्होंने पहले 2 रोज में जानवर नहीं खरीदा होता उन्हें दूसरे दिन जाकर जानवर लाने में आसानी होती है। फिर आउट स्टेशन जो रहने वाले मुलाजिमीन हैं, खा वो सरकारी हो या निजी हो, उन्हें भी मार्जिन जरा मिल जाता है। किस नजर से देख रहे हैं आप इस फैसले को कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार की छुट्टी है? हाँ, बड़ा अच्छा जुमला कहा आपने, कसाई वाला। हाँ, मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि जनरल साहब, मैं, इफ्तिखार और हमारे और दोस्त वो कसाई की तलाश में भागे फिर रहे हैं और वो नखरे कर रहे हैं और उसके नखरे आसमान को छू रहे हैं। असल में सारी गलती फवाद चौधरी की है और सारी गलती मुरीबुर रहमान की है। अगर एक रोज़ पहले चांद दिखा देते तो आपको बहुत आराम से 4 छुट्टी मिल जाती है आपको, लेकिन नहीं कर पाए वो लोग। दाहली है उनकी, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस जाना चाहिए, और नैब के चेयरमैन साहब उसके साथ बात करें क्योंकि चांद तो उनके पास बहुत हैं। तो अब ये सूरत है कि मुनीबुर रहमान साहब ने एक प्लान के तहत आपकी छुट्टी कम करा दी, वरना अगर फवाद चौधरी की बात मान लेते हम लोग तो 4 छुट्टियाँ हो जाती हैं हमारी, और फिर देखते कि मंडे को जाना है नहीं जाना। एक बस ईद की छुट्टी बहुत ज़्यादा थी, ईद की छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा थी, उस पर किसी ने इतराज़ नहीं किया कि बहुत छुट्टियाँ हैं। और तीसरे दिन की कुर्बानी मेरे ख्याल कमी होती है,
क्योंकि आवाम कुर्बान हो चुके होते हैं सब्जी मंडियों में पहले रोज़ और दूसरे रोज़ कुर्बान हो चुके होते हैं और मरे हुए पड़े हुए होते हैं, उनकी खालें उतर चुकी होती हैं, कसाई उसे सब कुछ ले चुका होता है, बाकी मवेशी मंडी वाले ले चुके होते हैं। तो भाई इसको जो है वो रहने दीजिए, इतवार तक छुट्टी करें, मंडे को काम पे वापस आ जाएं, अपना प्रोग्राम करें। अब देखें कि गंदगी कहाँ पड़ी हुई है, आलाइशें कहाँ पड़ी हुई हैं, खालें किस तरह चोरी की गई हैं। और अभी तो मैं एक नई बात देख रहा हूँ कि कुछ नोटिफिकेशन निकल रहे हैं कि फ़लाँ के इलाके में फ़लाँ को खाल दी जाए और फ़लाँ कैंप लगाया जाए। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये भी गलत है और इसको भी देखना चाहिए कि इन 3 छुट्टियों में किसका कैंप कहाँ होगा। सही। लगारी साहब, ईद के तीसरे रोज़ आवाम का वर्किंग स्टेशंस पर पहुंचना, हाँ सरकारी मुलाजमीन हो या प्राइवेट मुलाजमीन हो, पॉसिबल हो पाएगा? मैनेज कर लेंगे? किस तरह से देख रहे हैं गवर्नमेंट के इस फैसले को? मेरे ख्याल में मैनेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मैनेज नहीं हो सकता है। छुट्टियां वैसे भी ज़्यादा होती हैं हमारे यहाँ, हम छुट्टियों के इंतज़ार में रहते हैं और छुट्टियां करने के चक्कर में रहते हैं। छुट्टियां बहुत ये ठीक हैं, मुनासिब हैं, और अच्छा ये है कि ये उन दिनों में आ रही हैं जो वैसे ही वर्किंग डे नहीं है। मेरे लिए तो हैं, आपको तो पता है कि मेरा तो दोनों दिन जो हैं वो काम के होते हैं। लेकिन अच्छा लगारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका तज्ज़िया हम ये से कंटिन्यू कर रहे हैं। नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है और नाज़रीन के लिए भी अपडेट है कि ये इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक जुम्मा, हफ्ता और इतवार ही आप लोग छुट्टी कर सकेंगे। पीर के रोज़ हम सबको ऑफिस में पहुंचना ही पहुंचना है। लगारी साहब प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं यही कर रहा था, मैं यही अर्ज कर रहा था कि छुट्टियां जो हैं, छुट्टियां इशू नहीं हैं और छुट्टियां ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और ये अच्छा हुआ कि ईद जो है वो वर्किंग डेज़ पर नहीं आ रही है। वर्किंग डेज़ पर लोग काम करेंगे और छुट्टियों के दिनों में वैसे भी इन 3 दिनों में मार्केटें भी बंद रहती हैं और वैसे भी जो है अपना बैंक भी बंद रहते हैं और दीगर चीज़ें भी बंद रहती हैं। तो इन 3 दिनों में लोग अपने ये जो है मजहबी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकेंगे, वो कुर्बानी भी दे सकेंगे और नमाज भी पढ़ सकेंगे। इससे ज़्यादा छुट्टियां वैसे भी मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा है कि 3 ही दिन की छुट्टियों में जो है वो काम हो जाना चाहिए और मंडे को लोग वापस आएँ और अपने अपने काम पर आ जाएँ। सही। इफ्तिखार अहमद साहब, जुम्मा, हफ्ता, इतवार काफ़ी छुट्टी आपके लिए या होनी चाहिए थी पीर की भी? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरीके से नासिब एक जो ताई साहब ने पूरा खींचा है, एक पूरा का पूरा नक्शा जिसमें कसाई भी है, जिसमें छुरी भी है, जिसमें बकरा भी है, जिसमें कसाई के पीछे भागना भी है, उससे अपॉइंटमेंट भी लेना है, सारा कुछ तो कवर हो गया। और फिर जो कसर थी वो नोटिफिकेशन ने पूरी कर दी। तो मेरा ख्याल है कि हमें मान लेना चाहिए और ये ठीक है, जुम्मा, हफ्ता, इतवार ठीक है। और इतवार को अगर मूव करते हैं तो मंडे को हम पहुंच जाएंगे दफातर में। दफातर भी 10-1 बजे के करीब ही आजकल लग रहे हैं। और देखें, बात यह है कि अगर बहुत ज़्यादा छुट्टियां आप देंगे तो फिर ये लोग तफरीह मुकामात की जाने पहले दिन से ही चले जाते हैं, जुमेरात की शाम में निकल जाएंगे। अगर जुमेरात को ये निकलते हैं तफरीह मुकामात पे तो फिर वहाँ पे उनको रोकना नामुमकिन होगा। और जो हमें हासिल किया है पिछले दिनों में कोई बेहतरी जो आई है, मुझे खौफ है कि अगर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे इन दिनों में अपने आप को, अपने रवैयों को, अपने एटीट्यूड को, तो यकीन करें कि फिर हमें 15 दिन के बाद एक बहुत बड़ा राइज नजर आएगा इन जो कोरोना के पेशेंट्स में और इन वाकयात में। तो सो ये सबके लिए बेहतर है, हम सबके लिए, कि भाई हम अपने घरों में मौजूद रहें और कम से कम बाहर निकलें, मजबूर न करें। तो ये बेहतर है, क्योंकि आप यकीन करें कि जुमेरात को भी शामिल कर लिया जाता है और आप पीर का मशवरा दे रही हैं तो जुमेरात 1, जुम्मा 2, हफ्ता 3, इतवार 4, पीर 5, तो ये मंगल को 6 दिन के बाद आते। और 6 दिन में इन्होंने जाना था कलाम, सवात, नरान, मरी, इन इलाकों में। और लाखों लोग जब जाते हैं इलाकों में, दिन दे कैरी नारान तो बंद कर दिया उन लोगों ने। जी, नरान इसलिए बंद किया कि ऑलरेडी नरान में लोग, नारान तो वहाँ के अवाम ने बंद कर दिया। झील सैफुल मुल्क तक लोग चले गए थे और पाबंदी के बावजूद 4 चेक पॉइंट थे, 4 चेक पॉइंट सियान में था, बालाकोट में था, महांडरी में था और कागान में से 4 चेक पॉइंट को क्रॉस करके लोग जा रहे थे। देखें,
अगर इतनी तादाद में लोग मूव करेंगे तो आपको मुझे ये देखें, ये डर है कि वो कैरियर तो एक आदमी है, बहुत खौफनाक हो 1 और 2 और 3 और 10 कैरियर्स अगर लाख आदमी में चले जाएं तो इसका मतलब है 8-10 हज़ार तो मुतासरीन में से होंगे। तो मैं समझता हूँ छुट्टियां सही हैं और आपका तबसरा कमाल का था। अब यू हैव मिस्ड द पॉइंट, लेट्स गो बियॉन्ड इट देयर आप। थैंक यू सर। रज़ा रोमी साहब, बेशक आप अपनी ईद बाहर बैठकर मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की भी तबीयत से आपको भी आगाह हैं। बताइए फिर पाकिस्तानियों के लिए 3 छुट्टियां काफी रहेंगी? देखिए, बात यह है कि आम हालात में तो 3 से ज़्यादा ही होती हैं, क्योंकि 3 दिन होते हैं ईद के, तो शायद यही वजह है कि आपके सवाल की बुनियाद भी बनी है। लेकिन मेरे ख्याल से जो हालात हैं इस वक्त और जो भी इफ्तिखार साहब ने बात की है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये मुनासिब फैसला है और अब ये हो गया है तो बस हो गया है। और ज़्यादा अहम बात ये है कि इस वक्त छुट्टियों से ज़्यादा मसला ये है कि किस तरह से लोगों को ये बार बार याद दहानी करवाई जाए कि अभी हम जो है एक वबा की लपेट में, हम क्या पूरी दुनिया और दुनिया का हर मुल्क जो है इसमें शामिल है। इस वक्त सबसे अवलीन जो तरजीह होनी चाहिए वो अपने ख़ानदान वालों की, अपने मोहल्ले की, अपनी कम्युनिटी की, अपने मुल्क की हिफाजत करना, ताकि और लोगों को वायरस आपसे ना लगे या उनसे आपको ना लगे या आपकी फैमिली को ना लगे। अगर आपके ख़ानदान में किसी को सीरियस कंडीशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर रिकवर्ड हैं, तो आप हाई रिस्क एक शख्स हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो चीज़ होनी चाहिए वो हिफाजत होनी चाहिए, सेहत आमा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इससे निपट लेंगे और अगले 5-6 महीने में इससे बाहर निकल आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर मामलात जो हैं वो हमेशा की तरह नॉर्मल भी हो जाएंगे और वी कैन ऑलवेज गो बैक टू जो है लंबी ईद की छुट्टियां। जी ठीक है। जनरल साहब बताइए, ये 3 छुट्टियां देने का फैसला, नोटिफिकेशन भी अब आ चुका। ये बड़ा अच्छा फैसला है, गैर मामूली हालात हैं। मैं नहीं तवक्को करता कि कुर्बानी इतनी ज्यादा होगी इस दफा। लोग जो हैं, क्योंकि मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ, वरना वहाँ पे 8-10 दिन 15 दिन पहले हर तरफ से ये बकरों की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो आज तो अभी यहाँ पे कोई खास गहमागहमी नहीं है, तो लगता ये है कि कुर्बानी भी निस्बतन कम होगी। तो इसलिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा कि कसाई ढूंढते फिरें। मैं NPC को भी यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं कतई नहीं जाऊँगा कसाई के पीछे, क्योंकि ये बड़ा आजकल कोरोना का मसला है, तो बाहर निकलना एक प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट छुट्टियां कम करनी एक कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक नेक नियति के तहत, एक अच्छी नियत के तहत कि आप लोग शिकार ना हो इस कोरोना के मर्ज का। तो मेरा ख्याल उस लिहाज से हमारा फर्ज भी है कि हम तावन करें, और अगर कम छुट्टियां तो उसमें पूरी तरह गवर्नमेंट के साथ तावन करना चाहिए, इत्मीनान करना चाहिए, ताकि मुल्क में मसाइल ना पैदा हो कोरोना की वजह से। ठीक है, तो एक मुतफ़िका राय मंजर आम पर आई है इस सवाल के जवाब में। एक मिनट जी एनपीसी मैं ये जनरल साहब ने बात की कुर्बानी कम होगी, कुर्बानी कम नहीं होगी, कुर्बानी का तरीक़ाकार बदल दिया गया। मतलब मेरे इलाके में हमारे 30% लोगों ने, बहुत ज़बरदस्त दुकान है गोश्त वाले की, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत शानदार, उसको ठेका दे दिया है कि आप कुर्बानी कर दें, हम आ जाएंगे, आपकी दुकान पे आ जाएंगे, या ना आए तो कोई और आ जाएगा। तो वो करके पैक करके आपका हिस्सा आपको भेज देगा, बाकी जो हिस्से बांटने होते हैं वो मदरसों में या गरीबों में वो खुद कर देगा। तो ये तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है और मेरा ख्याल है बहुत से लोग यही करेंगे। ठीक, तो गैर ज़रूरी सफ़र से रोकने के लिए और गैर ज़रूरी गैदरिंग से रोकने के लिए कोरोना की वबा की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया, जिसे हमारे मोतबर पैनल ने खासा सराहा है। और यही एडवाइस हम आपको ब्रेक पर जाने से पहले करेंगे। सोशल मीडिया पर इस पर ट्रेंड भी चल रहा है हैशटैग ईद पर एहतियात, तो प्लीज़ ईद पर एहतियात कीजिए और गैर ज़रूरी इकट्ठा होने से, मजमा लगाने से परहेज़ कीजिएगा। यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हुकूमत को भी किसी हद तक ख़तरा है कि खुदा ना खास्ता अगर हम लोगों ने एहतियात ना बरती तो कोरोना वायरस एक बार फिर से पीक पर जा सकता है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद आगे बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब की जानिब से एक ताज़ा बयान मंजर-ए-आम पर आया है पायलट्स के जारी लाइसेंस के हवाले से कि 262 पायलट्स और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जिम्मेदारों को न सिर्फ मुअत्तल किया जाएगा बल्कि उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रवा साल सिविल एविएशन में इस्लाहात होंगी। ये दिन सिविल एविएशन की नाअहली की वजह से देखना पड़ रहा है। हमने इससे पहले जो प्रोग्राम्स किए हैं, जब भी पायलट्स की मनसूखी के हवाले से खबरें मंजर-ए-आम पर आई या तहकीकात आगे बढ़ी, हमने हमेशा कहा कि क्या सिर्फ कार्रवाई जो है वो पायलट्स के हवाले से होनी चाहिए। अब चूंकि वो कह रहे हैं कि पायलट्स और सहूलतकार दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल अभी भी एक अहम नुक्ता यहीं पर खड़ा है कि जो कार्रवाई है वो वजीर बराए हवाबाजी के खिलाफ भी होनी चाहिए या नहीं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगा या नहीं। इफ्तिखार अहमद साहब, वजीर बराए हवाबाजी साहब की जानिब से जो बयान आया कौमी असम्बली से, हमने देखा कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को किस हद तक उस बयान के हवाले से हजीमत उठाना पड़ी। आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान की जिस तरह से मायूसी का शिकार होना पड़ा, हमें अपने पायलट्स की नौकरियां गंवाने के हवाले से, लाइसेंसेस मुअत्तल होने के हवाले से, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है? कोई करेगा उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई? देखिए, जो गुलाम सरवर खान साहब हैं, मैं इनको जाती तौर पर जानता हूँ और 40 साल से जानता हूँ। ये बहुत धीमा आदमी है और इसने बयान इतना खौफनाक दिया है कि अपनी सारी की सारा जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको दांव पे लगा दिया है। अफसोस नजर आता है कि मेरा ख्याल है जो इनकी कैबिनेट है उसमें कोई मुशावरत नाम की कोई चीज सिरे से पाई नहीं जाती। इनकी कैबिनेट की मीटिंग होती है जिसमें इमरान खान प्रेजाइड करते हैं, कोई बोलता नहीं है और ना ही किसी की जरूरत है उनसे डिसएग्री करने की। काश ये सारी बात पहले पार्लियामेंट में काबीना में जेर बहस लाई जाती, उसको डिस्कस किया जाता और इसके तमाम जो इसके नताइज निकले हैं उन पे खैर असल बहस होनी चाहिए थी। ये बच्चे तो नहीं है ना सारे बैठे हुए वहां पे, इनको नहीं पता था ये जो बात करने लगे हैं इसके इंटरनेशनल नताइज क्या होंगे और इनके साथ होने वाला क्या है। अब मैं समझता हूँ कि जहाँ सरवर खान ने गलती की है वहां पे चूंकि ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, ये कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि कैबिनेट की जिम्मेदारी जो साझी जिम्मेदारी है जिसको प्रिजाइड करता है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। अब आप मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं कि वजीर हवाबाजी को सजा होनी चाहिए, तो मेरा मुतालबा तो है कि हाँ होनी चाहिए और फिर इस पूरे महकमे को होनी चाहिए और इसके तमाम जो इसके सेक्रेटरीज थे, डिप्टी सेक्रेटरीज थे जिन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया, जिन्होंने ड्राफ्ट मिनिस्टर के हाथ में पकड़ाया, जिन्होंने उसके टॉकिंग पॉइंट्स तैयार किए, फिर एक बिल्कुल इन डेप्थ इंक्वायरी हो, पूरी प्रोब हो कि ये हमाकत किसने करवाई उस आदमी से। और उसकी हमाकत को मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन ये नहीं है कि वो कागज की पर्ची उठा के ले आया और उसने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इतनी लंबी तकरीर कर दी। तमाम वो लोग जिन्होंने ये ब्रीफिंग दी, पॉइंट्स टॉकिंग पॉइंट्स तैयार किए, उसको समझाया, उसको बताया, दे शुड बी पुट फॉर दिस ऑल इंक्वायरी। मजाक उड़ गया हमारा दुनिया में, लोगों ने कहा ये जहाज है ही खतरनाक, ये गिर जाएंगे साले। अभी इतने साल से पीआई चल रही थी, यानी वो एयरलाइन जिसने एयरलाइनों को जन्म दिया, यानी आपकी सब इस इलाके की सारी जो एयरलाइंस हैं माशरा इंडिया के, इस एयरलाइन ने सारी एयरलाइंस को जन्म दिया। सब पायलट यहाँ से गए, एयर होस्टेसेस यहाँ से गई, स्टीवर्ड यहाँ से गए, चीजें यहाँ से सीख के गई और उसी को सबोटेज कर दिया इन्होंने। तो जहाँ सरवर खान साहब की गलती है वहां पे उन तमाम लोगों को, अब सरवर खान अगर इस्तीफा दे दे तो कमाल हो जाएगा, इलेक्शन तो उसका बड़ा मजे का होगा अगला और मिनिस्टर भी रहेगा, लेकिन अपने साथ कुछ 50 से 60 बंदे लेके जाए अपने महकमे के और अपने उस डिपार्टमेंट के जिन्होंने उसको ये ब्रीफिंग दी है। ये मजाक है, ये मुल्क है, ये क्या है? What are the banana republics? तो आपने मॉरली तमाम चीजें बताई ना, ये भी बता दें कि पीटीआई इससे कितनी फायदा ले सकती है आने वाले इलेक्शन में, लेकिन जो अब तक कुछ नहीं हुआ तो कार्रवाई। मेरी बात सुने, देखिए बात सुने, पीटीआई ने अल्लाह जाने 2023 में क्या होना है, यू नेवर नो कि 2023 का इलेक्शन किस ढंग का होगा, उसमें क्या इश्यूज होंगे। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि वजीर हवाबाजी जाए, लेकिन साथ उनको सबको लेके जाए, 50-60-100 आदमियों को जिन्होंने उसको यहां तक पहुंचाया। देखो ऐसे ना करो, ये बनाना रिपब्लिक ऐसे नहीं होती, ये इस किस्म की हरकतों से बनाना रिपब्लिक कहा जाता है तारीख में रियासतों को। ठीक है लगारी साहब, अब
कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कोई करेगा, करने वाले भी हुकूमत ही है, तो होगी उनके खिलाफ कार्रवाई? बात यह है कि इसका पहले से ऐलान कैसे हुआ? पहले आप किसी भी मामले में, चाहे एक आदमी किसी भी इदारे के अंदर वो मुल्जिम है, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 200 हैं, पहले आप उनको एक्सप्लेनेशन लेटर देंगे ना। फिर उसके बाद अगर वो मुतमईन नहीं करता है, एक दूसरा आप नोटिस देंगे, फिर उसके बाद आप उसको शोकाज नोटिस देंगे, फिर आप उसको सस्पेंड करेंगे, फिर आप उसको डिसमिस करेंगे, फिर आप उसको गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करने के बाद आप जाकर जेल में बिठा देंगे। ये एक प्रोसेस था जिसको आपने फॉलो नहीं किया। आपने ऐलान पहले कर दिया, आपने फैसला पहले सुना दिया। अब आप आखिरी जो रेमेडी हो सकती थी उन लोगों के लिए वो तो आपने कर दिया, आपने ऐलान कर दिया ना कि आपके, और उसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान की फ्लाइट्स को दुनिया भर में बंद कर दिया गया। यूरोप ने आप पर पाबंदी लगा दी, मिडिल ईस्ट ने आप पर पाबंदी लगा दी, अमेरिका ने आप पर पाबंदी लगा दी, बाकी दुनिया के ममालिक में आपकी एयरलाइन वैसे नहीं जा रही थी, उसके ऊपर आपने उसका भट्टा बिठा दिया और उसका बिजनेस खत्म हो गया है। अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो ये तो एक बहुत राजदाना तौर पर कार्रवाई करते और पहला काम ये करते कि उनको ग्राउंड कर देते। ग्राउंड करने के बाद आप उनको लेटर देते, फिर उसके बाद उनको दूसरा लेटर देते, फिर आप उनके शोकाज देते, और फिर किसी आप दबाव का, अगर कोई दबाव आता तो उसका सामना करते। 250 आदमी, 200 आदमी, 260 आदमी क्या दबाव डाल सकते थे? कोई ऐसा दबाव नहीं आ सकता था। और अगर दबाव आता तो आपको फेस करना चाहिए। आप सियासतदानों पर रोजाना कार्रवाइयां होती हैं तो उसको भी तो आप फेस ही करते हैं ना। आप पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं तो भी आप हिम्मत कर लेते हैं ना गिरफ्तार करने की। तो अब आपको ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आप पहले उनके खिलाफ कार्रवाई का सारा प्रोसेस पूरा करते और इसके बाद आप ऐलान करते। आपने ऐलान पहले कर दिया। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन जो पहले ही निज़ा के आलम में थी उसका आपने भट्टा बिठा दिया और उसको आपने बिल्कुल दुनिया की एक हवाबाजी की लाइन से खारिज करके रख दिया है। और अभी तो आपकी दूसरी एयरलाइन जो है उनके पायलटों पर भी आपने सवाल उठा दिए, मशकूक आपने हर जगह कर दिया पाकिस्तान की एयरलाइन। पीटीआई खान साहब करेंगे कार्रवाई? ये होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई एक खान साहब की हद तक नहीं है, इदारा जाती कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। लगारी साहब बाकी सबके लिए भी मैं सवाल यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम पहले रोज से बात करते आ रहे हैं। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आगे कार्रवाई होगी, कोई करेगा? इस पर मुझे आंसर दीजिए। कार्रवाई इनका इंटेंशन नहीं था। इनका इंटेंशन था कि हम एयरलाइन को, उसकी वैल्यू को इतना तबाह कर दें कि उसको बेचने में हमें आसानी हो जाए। और बड़े स्टेक्स होते हैं। अब तक जितनी भी प्राइवेटाइजेशन हुई है वो शफाफ नहीं हुई है। और उसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन से अपने मसाइल हल नहीं कर सका है, बल्कि मसाइल बढ़ा चुका है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंटेंशंस कुछ और थे, अगर इंटेंशंस ये होती तब तक कार्रवाई हो चुकी होती। जनरल साहब आपकी टेक। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि सरवर साहब के ऐलान के बाद CIA को एक नुकसान पहुंचा, एक साख बहुत ही खराब हुई और सिक्योरिटी के मामले में दुनिया में बहुत सारे शकूक और शुबहात पैदा हुए। लेकिन आप अगर कहें कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, तो वो तो इखलाकियात अभी यहाँ तक नहीं पहुंची। रेलवे के एक्सीडेंट आप देख लीजिए कि कितने होते रहे हैं। इमरान खान पहले कहा करते थे किसी वक्त में कि जनाब एक्सीडेंट हुए हैं तो उस रेलवे मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आज उन्हीं के नीचे वो रेलवे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तो आपने देखा कि इस्तीफा तो नहीं दिया और ना ही ये देंगे इस्तीफा। और ये मुल्क की प्रॉब्लम है हमारी कि इखलाकी इक़दार अभी इतनी बुलंदी पे नहीं है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए देखें कि नाकामी हुई है तो हम छोड़ जाए, वो नहीं होगा। लेकिन ये कि ये जो अभी सूरत हाल है PIA की, इसमें पायलट्स और जिम्मेदारान, जिस तरह फखार साहब कह रहे थे, ये ऐसे नहीं हो गया कि ये आपको बिल्कुल कोई पायलट मिल गए जनाब अचानक और अचानक ये बात सामने आ गई। नहीं, आपके पास 36 जहाज हैं, 850 पायलट, 826 पायलट कैसे रखे गए 36 जहाजों के ऊपर? एयरलाइन ऐसे तबाह नहीं होती। ऐसे नहीं हुआ कि एयरलाइन घाटे में चले गई इसलिए कि जनाब आप की फ्लाइट्स कम चल रही थी या आपके पैसेंजर भरी हुई फ्लाइटें जाती थी, लेकिन आपने ओवर स्टाफिंग की हुई थी। आज भी दूसरे
2000 के करीब PIA निकालने को फिर रही है लोगों को जो कि मुख्तलिफ उहदों पे बैठे हुए हैं। और पायलट जो इतना महंगा पड़ता है आपको, वो 36 जहाजों के ऊपर 826 पायलट थे, उनमें से 262 आपने ये आइडेंटिफाई किए जो जाली। अब इसमें आप देखिए कि अगर पॉलिटिकल बुनियादों पे लोग बैठे हैं सिलेक्शन के लिए भी, आपकी जो ये हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसमें, और फिर आगे भर्ती करने के लिए PIA में, क्योंकि अभी तो आपके चीफ इंस्पेक्टर की वीडियो सामने आ गई है PIA के, जारी खराब लैंडिंग करते रहे हैं, जहाज डैमेज करते रहे हैं, लेकिन जो एक्शन जो आर्मीज है वो उनको प्रोटेक्ट करती है, लोग निकाले नहीं जा सके। कहीं तो ये लोग निकल जाते हैं जब आइडेंटिफाई हो रहे थे, लेकिन जब आप सियासी बुनियादों पे अदारों को खोखला कर देते हैं, उन पर कब्जा कर लेते हैं, और आपने आज से 20-20 साल पहले के निकले हुए लोगों को बहाल करना है वहां पे, तो अदारे का तो बिल्कुल इसी तरह कबाड़ा होगा। ठीक है, आज वहां पे ठीक है, आप ये कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सूरत हाल देखकर या नियतें देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि किसी किस्म की कार्रवाई होने जा रही है इनके खिलाफ। NBC देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जनरल साहब से कि सियासी भर्तियाँ हुई, ये हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये पॉइंट आप यूरोप को या UAE को या अमेरिका को या कनाडा को सेल नहीं कर सकते अपना एयर स्पेस बहाल करवाने के लिए, अपने फ्लाइट्स बहाल कराने के लिए। आपको उनको बहुत ठोस अंदाज में कन्विंस करना होगा। अंदरूनी मुल्क हमें ज़लज़ले का मरकज़ तलाश करना है कि ज़लज़ले का मरकज़ कहाँ था। क्या काबीना ने इस रिपोर्ट की मंजूरी दी थी? क्या प्राइम मिनिस्टर ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करने और आम करने का मशवरा दिया था? यहाँ तक तो मैं आता हूँ कि हाँ, मशवरा दिया था, लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ये अंदाज़ मुनासिब नहीं था। देखिए, जिसका जो हक़ है उसको मिलना चाहिए। सरवर आवान साहब ने अब बहुत दिनों से वो प्रेशर में थे, उस प्रेशर से निकलने के लिए कच्चे पक्के नोट्स की बुनियाद पर एक खिताब फरमा दिया। खड़े होकर सन्नाटा था पूरे हॉल में, लोग दंग थे, लोग सुन हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद जो फॉल आउट हुआ है, पहले सिविलेशन ने कहा गलत बात है, पलपा ने कहा गलत बात है, लाइसेंस जाली नहीं है, फिर मालूम 464 से 280 पे आए, 280 से और कम होते होते 104 क्लियर हो गए बाहर जो काम करते हैं, फिर 28 रह गए, 28 में मालूम 8 बढ़ चुके हैं, 20 जो हैं उनमें से 4 अभी चार्ज ही नहीं लिया है, तो बाकी कितने बचे हैं वो बताएंगे बाद में। बुनियादी गलती गुलाम सरवर साहब की है, उन्होंने जो खिताब फरमाया वो कच्चा खिताब था, वो कंफर्म नहीं था, वो हेयर से पर था, वो मेरे इस दावे पर था कि क्योंकि सियासी भर्तियां हुई हैं तो पायर भी सियासी हैं। सरवर आवान साहब को उस वक्त नोटिस लेना चाहिए था जब, और उन्होंने दामन छुड़ाने के लिए मेरी एक बात सुन लें, उनको ये नोटिस लेना चाहिए था कि जब बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में और लंदन में PIA के कॉकपिट से और लगेज से चरस निकली, भंग निकली और हेरोइन निकली, उस वक्त उन्होंने क्या काम किया। लोग गिरफ्तार हुए हैं हमारे, उस वक्त वो नहीं आए वो असम्बली के अंदर बताने के लिए कि ये सूरत हाल है, और यहाँ बताने आ गए और लोगों को तबाह कर दिया, एयरलाइन को तबाह कर दिया। ठीक है, एयरलाइन की जो क्रेडिबिलिटी थी बहुत मुश्किल से वापस आएगी। तो फिर हुकूमत कार्रवाई करेगी, ये सुनो। अब मुझे ये पता नहीं, लेकिन सरवर साहब को जाना चाहिए। ठीक, रज़ा रूमी साहब, सारे पॉइंट्स बता दिए NBC ने कि किस तरह से हमें क्या कुछ सामना करना पड़ा, बाहर बैठे हैं आप, बताइए फिर हुकूमत करेगी कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल हुकूमत को अगर तो इमरान खान साहब 10% भी जो बातें और दावे करते थे, अगर उनका उन्हें पास है, अगर उन्हें अपनी कही बातों का ही कुछ लाज या कुछ भरम रखना है, तो उनको यकीनन कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए, ये गुलाम सरवर साहब जो है ये तजुर्बाकार सियासतदान है, और ठीक है इंसानों से गलतियां होती हैं, लेकिन इस लेवल की फाश
गलती जिसके कि इतने संगीन मुज़मिरात हों, ना सिर्फ कौमी एयरलाइन के लिए बल्कि मुल्क के लिए, मुल्क के इमेज के लिए, तो आपको फिर किसी ना किसी पर तो जिम्मेदारी का तयन करना है। और जहाँ तक हमें वो पहले मीडिया में इतलात आई थी और उन्होंने खुद भी ये कहा था कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से मशवरा किया था और वज़ीर-ए-आज़म साहब को पता था। देखिए बात वही है, बात ये है कि वो पुरानी, हम ये पहले भी शायद बात कर चुके हैं इसी मौजू के ऊपर कि पिछली हुकूमतों को और अपने मुखालिफिन को रगेदना था कि ये जो पायलट्स की, जाली पायलट्स की भर्ती जो है ये डाकुओं और चोरों यानी कि नून लीग और पीपीपी ने की, और देखिए हम तो इतने साफ और शफाफ हैं कि हम तो इनको निकाल रहे हैं। लेकिन उससे क्या हुआ कि एयरलाइन का भट्टा बैठ गया और दुनिया भर ने में इस बात का जो है कि वो आम होगी बात कि पीआईए में तो सारे पायलट ही जाली और ये तो एयरलाइन नाकाबिल एतबार है। तो अब ये बिल्कुल इफ्तिखार साहब की बात भी बिल्कुल वजह है कि सिर्फ गुलाम सरवर साहब को फारिग कर देने से ये मसला हल नहीं होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी के वो अफसरान और वो ब्यूरोक्रेट्स जो वज़रा को मशवरा देते हैं, उनकी ब्रीफिंग्स बनाते हैं, उनकी भी पूछगिछ होनी चाहिए। तो और ये कार्रवाई करेगी रज़ा रऊमी साहब, लग रहा है आपको? देखिए अभी तक तो इस हुकूमत ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। शुरू में कोई वजीर शफल किए थे और उसका क्रेडिट ले लिया था, रिपोर्ट जारी कर देते हैं, कहते हैं पहली बार के मुल्क में हुआ है, लेकिन आगे कुछ नहीं होता। तो मेरा साहब कॉपरेट कीजिए क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि चौथा सवाल भी शामिल कर ले जाए, इंपॉर्टेंट है। मुख्तसर सा सवाल बस मैं यहाँ पे अनाउंस कर रही हूँ कि कुलभूषण यादव के मामले पर ऑपोजिशन जो है वो खासी तनकीद का निशाना है हुकूमत को, ये कह रही है कि एनआरओ दे दिया गया है कुलभूषण को और सहूलतकारी का किरदार पीटीआई गवर्नमेंट अदा करी। जनरल साहब बताइए, ऑपोजिशन जमातें बेजा तनकीद कर रही हैं, विद इन 20 सेकेंड्स काइंडली प्लीज। देखिए ये एनआरओ नहीं है। अगर ऑपोजिशन के लोग आईजीसी का फैसला पढ़ लेते और कानून समझ लेते तो मेरा ख्याल है ये इस तरह की जहालत वाली बात ना होती। ये तो वो सारा एक जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है उसमें कानूनी गुंजाइश पैदा करने के लिए ये दिया है, और ये किसी की भी हुकूमत होती तो उसको करना पड़ना था। हाँ, अगर आप ना जाते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनकार कर देते कि जी हम ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, हम नहीं ये केस लड़ेंगे यहाँ पे, तो फिर आप बच सकते थे। एक दफा आपने उसकी जुरिस्डिक्शन कबूल कर ली तो अब फैसला इंप्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। उसमें ये आपको दिया हुआ है कि ये रिव्यू करना है, और रिव्यू जो है ये उसका वो सर्विंग ऑफिसर है, उसका रिव्यू सिविल में हो नहीं सकता था, उसके लिए कानून बनाना जरूरी था, तो ये करना पड़ा। अब वो quickly within 20 seconds जनरल साहब पॉइंट आ गया, तो ये गलत है। Got your point जनरल साहब, थैंक यू। एनबीसी विद इन 20 seconds। आईसीजे जाना भी गलती थी और आईसीजे में डिमांड रखना भी गलती थी कि दहशतगर्द के हुकूक नहीं होते, वो आप वहाँ पिट गए बुरी तरीके से, और अब उसका जो फैसला है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, और उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। तो बुनियाद ये गलत थी, तो ये भी मामला गलत है, लेकिन ये करना तो है आपको। ठीक है, इफ्तिखार साहब। ये का फैसला बिल्कुल एहतराम करें, काश पार्लियामेंट को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता और मुतलका जो भी वजीर था वो आके पार्लियामेंट पे तौर पे कहता है कि हम ये फैसला कर चुके हैं और अब हम इसमें जा रहे हैं, ताकि जो मेंबर कौमी असेंबली के हैं, जो मुंतखब लोग हैं, वो अपनी तौहीन महसूस ना करते और फिर ये लफ्ज़ एनआरओ भी इस्तेमाल ना होता। सही। रज़ा रऊमी साहब, देखिए बिल्कुल हमें इंटरनेशनल कवानीन के पाबंद हैं और वो फैसला वो हुआ जैसा हुआ, अब उसको जो है अमल दरामद करना पड़ेगा और उसी की इम्प्लीमेंटेशन में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है, बात दोहरे मयारों की है, और दोहरा मयार ये है कि अगर ये किसी पिछली गवर्नमेंट में होता, नवाज शरीफ की हुकूमत में होता, तो इस वक्त उसको गद्दार बनाकर और उसकी फैक्ट्री से जो है भारतीय जासूस निकल रहे होते, या ज़रदारी के दौर में हुआ होता। प्लीज जी, ऑप्शन ये कि इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, ये अमल करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो कर गया मियां साहब हमारे लिए। वेरी क्विकली रगारी साहब। नहीं, मतलब ये है कि बाइंडिंग्स आपके ऊपर इंटरनेशनल अच्छा आदमी है भी आप भी। लगारी साहब, आप पर बाइंडिंग्स कैसे हो गई इंटरनेशनल? अगर आपके पास दुनिया में ये कहाँ होता है कि आपके
एक आपका अपना जस्टिस सिस्टम है, उसके ऊपर अगर क्वेश्चन करता है तो किस बुनियाद पर होती है। ये चला गया है मामला वहां पर, फिर आपको अगर ये सब कुछ करना था तो उससे पहले ही आप कर लेते और आप जाते पार्लियामेंट में और जाकर उनसे बात करते। अगर आप अपने फैसलों को रिवोक कर रहे हैं या उन फैसलों को आप उन पर रिव्यू कर रहे हैं, तो फिर आपको सारे फैसलों पर रिव्यू करना होगा जो इससे पहले आप हो चुके हैं। अगर एक आदमी के लिए आप कर सकते हैं तो फिर अपने लोगों के लिए भी तो कर सकते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी का आंसर यही है कि ऑपोजिशन की जानिब से बेजा तनकीद की जा रही है। हसास मामला है, पाकिस्तान की सालमियत का मामला है, जरा देखकर सोच समझ के बयानात जरूरत है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।